हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लोग स्टार्ट करेंगे आज से। क्लास 12 की अकाउंट्स पर हमारा फर्स्ट लेक्चर है। पहले बेटा कुछ सब्जेक्ट पे बात कर लें, ठीक है जी। फिर बताऊंगा कौन सी बुक स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा। तो क्लास 11th क्लास में थे जब, जो भी पढ़े हुए हैं मुझसे, मैं एक बात बोलता था आखिरी में आकर फाइनल के सिलेबस में कि एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ दो, कुछ भी छोड़ जाओ, ये चैप्टर मत छोड़ के जाना वरना बहुत परेशानी देगा आपको, ठीक है ना। हमेशा बोलता था। चलो कभी कभी तो कुछ याद रह ही जाएगा भैया, मेरी तो कोई एक आध बात तो याद रहेगी, ठीक है ना जी। और एक चैप्टर के बारे में ऐसा बोलता था कि अगर ये आता है ना, सीए फाइनल तक झेल जाओगे। वो जर्नल के लिए बोलता था, ठीक है ना। और ये बोल जो पहली बात थी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के लिए बोल रहा था ना। धीरे धीरे अहमियत पता लगनी शुरू हो जाएगी हर चीज की, स्पेशली जर्नल एंट्री की, ठीक है नहीं। कब तक साथ नहीं छोड़ेगी, बोला था सीए फाइनल तक भी साथ नहीं छोड़ेगी। जो जर्नल एंट्री का मास्टर है वो हमेशा मास्टर रहेगा, ठीक है जी। और आपको याद होगा, अगर एक महीना मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा था जर्नल एंट्री, उसके बाद रिवीजन में भी 10-15 दिन लगा दिए थे जब आप एडली से पहले रिवीजन कर रहे थे, ठीक है जी। मैंने इसलिए बहुत टाइम दिया कि आपका बेस बड़ा सॉलिड बना रहे, ठीक है जी। बाकी तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है भैया कि किसने कितना पढ़ना है, टीचर तो कोशिश ही कर सकता है। बाबू अब क्या है अकाउंट्स का सिलेबस, डरा नहीं रहा हूं, पर बेटा 11th का 10 टाइम्स कर देना, ठीक है जी। और करना कितने दिन में ये भी समझ लो। मैं ऑलरेडी वैसे बीएसटी के बैच में इस चीज पे बहुत ज्ञान दे चुका हूं। बाबू आपने जब 11th का सिलेबस करा तो लगभग 9 से 10 महीने लगाकर सिलेबस किया। लगभग हम दिसंबर में और जनवरी में खत्म कर रहे थे, हर टीचर ही ऐसे कर रहा था। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली भी है तो एक पॉज लेना पड़ता है, बच्चे को पहले हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, रिवीजन भी हाफ ईयरली का कराना पड़ता है ताकि वो पेपर अच्छे से दे, मार्क्स जुड़ने वाले हैं। सर अब तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मार्क्स जुड़ने वाले हैं ना हाफ ईयरली के ना प्री बोर्ड के, जुड़ेगा तो बाद में बोर्ड ही, ठीक है जी। वो सिलेबस खत्म हो जाएगा सारा का सारा 30 सितंबर को, 6 महीने के अंदर अंदर। बुक्स कितनी है? 3, वहां पड़ी थी 1, ठीक है। वहां पढ़े थे सोल प्रोपराइटरशिप के अकाउंट्स, यहां क्या पढ़ने वाले हैं? पार्टनरशिप के अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंट्स। साथ ही साथ बाबू जब वहां हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे लास्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जो भी जिसके भी बारे में चैप्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली याद हो बाबू, उसका कोई भी एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं होता। किसी क्वेश्चन में डेटर पहले दिए होते हैं तो मैं एसेट्स में डेटर पहले लिखता हूं। किसी क्वेश्चन में अगर बैंक बैलेंस पहले दिया हुआ है तो मैं बैंक बैलेंस पहले लिखता हूं। कोई स्पेसिफाइड तरीका है कि नहीं इसी सीक्वेंस में लिखना है? भैया अगर ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी या परमानेंस नहीं कहा मुझे तो मैं अपनी मर्जी से डेटर क्रेडिटर जो पहले है वो सब लिखता हूं, ठीक है ना। कंपनी अकाउंट्स में ऐसा भी नहीं होता। तो हमारे पास एक तीसरी बुक भी है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमें पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के अकॉर्डिंग जाननी है कि कंपनीज एक्ट ने कैसे बताई, और फिर उसका एनालिसिस करना भी सीखना है। तो टोटल 3 बुक है। मन्नत ने अभी से मेरे को बोलना शुरू कर दिया, मेरी कोई गलती नहीं, सीबीएसई की उस टीम में मैं नहीं हूं जो सिलेबस डिजाइन करती है, मैं तो पढ़ाने के लिए ही हूं। तो वो 3 बुक्स हैं पार्टनरशिप के अकाउंट्स, ठीक है ना। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप हमारी सबसे पहली बुक वॉल्यूम 1, कंपनी अकाउंट्स वॉल्यूम 2, और एक पार्ट बी के नाम से हमारे पास तीसरी बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। पहली बुक वॉल्यूम 1, ठीक है बाबू, ये खरीदनी है आपको टीएस गरेवाल सर की बुक, ठीक है। और बाबू ये लेटेस्ट ही खरीदनी है, हम यार क्वेश्चन मैच करने में नहीं उलझ सकते, ठीक है ना। अगर आप देखो, ऑल्दो यार मैं नहीं चाहता कि फाइनेंशियल बर्डन किसी के ऊपर भी पड़े, पर जितना कोऑपरेशन हो सकता है मैं उतना ही कर सकता हूं, ठीक है ना। यहां क्या होगा, हर साल में ना बेटा बुक्स के सारे क्वेश्चन घुमा देते हैं टीचर्स। मैं वरना यही लगा रह जाऊंगा कि ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, पुराना राइटर है तो उसमें ये मैच करो, वो मैच करो, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं। इसकी बिल्कुल लेटेस्ट बुक बाय कर लेना, पहली वॉल्यूम
टीएस गरेवाल सर की, और बची हुई दोनों बुक, चाहे वो कंपनी अकाउंट्स है चाहे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये डीके गोयल सर की। बची हुई दोनों बुक्स कंपनी अकाउंट्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये डीके गोयल बुक बाय करनी है, और पहली बुक टीएस गरेवाल सर की। अब क्वेश्चन उठ सकता है यार ये ऐसा क्यों करा रहे हो आप? देख बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो डीके गोयल की बुक में आपको पता है सिस्टम थोड़ा ज्यादा है, वो बुक थोड़ी सिस्टमैटिक ज्यादा होती है। पढ़कर आए हो 11th क्लास में, बहुत अच्छे से देख लिया आपने, जैसा क्वेश्चन वैसा, मतलब जैसा इलस्ट्रेशन वैसा ही अनसॉल्व क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो बहुत सिस्टम से बनी हुई बुक है, पर 11th क्लास तक ठीक है। 12th क्लास में आपको ये भी पता लग गया होगा 11th क्लास में हो टीएस गरेवाल सर की बुक का लेवल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है नहीं? तो ज्यादा लेवल कराने की वजह से बेटा मैं पहली बुक टीएस गरेवाल सर की करा रहा हूं, ठीक है ना? बची हुई दोनों बुक भी करा सकता हूं, पर वहां मेरे को ना बड़ी ज्यादा सिस्टम की जरूरत है, तो वो बुक का सारा इसलिए डीके गोयल सर की बुक का ही लेना पड़ेगा मेरे को। रही बात मुश्किल आसान की, चलो ये भी एक परसेप्शन है हमारा, ठीक है ना? बाबू मुश्किल आसान बचेगा नहीं हमारे लिए कुछ कहने के लिए, क्योंकि पिछले 14 साल के पेपर करने हैं, तो आपको पता लग जाएगा 3 बुक करने के बाद कितना आता है आपको। कुछ छुट तो नहीं गया मुझसे, सब पता लग जाएगा। मैंने अभी बताया था बीएसटी के बैच में, आप सबके लिए बता रहा हूं, वो रिवीजन बैच मेरा दूसरे टीचर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। उनका नॉर्मल बैच बड़ा होता है, मेरा रिवीजन बैच, उनका नॉर्मल बैच 8 महीने 7 महीने का होता है, मेरा 6 महीने का नॉर्मल बैच है। पिछली बार 3 अक्टूबर को, मैंने 30 सितंबर बोला था, 3 अक्टूबर को बैच खत्म कर दिया था, तीनों की तीनों बुक खत्म करके अकाउंट्स का, ठीक है? अब बच्चों को लग रहा था कि अब क्या करेंगे, हमारे को कुछ है ही नहीं करने को, 3 महीने में आप रिवाइज करके साइड कर दोगे। तो बेटा मैंने पिछले 14 साल के पेपर कराए थे सीबीएसई में आए हुए, और 14 साल के सैंपल पेपर। आपको आइडिया है, पढ़ रहे हो सीबीएसई में सैंपल क्वेश्चन पेपर एसक्यूपीस, जो सीबीएसई अभी देना शुरू कर देगा, और 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद, वो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं सीबीएसई के ओरिजिनल पेपर से, पता ना? सैंपल क्वेश्चन पेपर आएगा, आप देखोगे कितनी कुछ लगेगा आपको, यार ये तो पता नहीं क्या आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, कहां से क्वेश्चन बना है, मुश्किल होते हैं। जबकि जब एक्चुअली पेपर आता है तो कई बार आता है बिलो एवरेज आ रहा है, या एवरेज आ रहा है। इस पूरे सीबीएसई बोर्ड 2024 में 12th क्लास में एक ही पेपर थोड़ा एवरेज आया, वो मैथ्स था, बाकी सब पेपर बिलो एवरेज थे, सब गए सब, अकाउंट्स, बीएसटी, इको। तो एसक्यूबी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो मैंने 14 साल के पेपर कराए थे पिछले, और 14 साल के सैंपल पेपर। अब इतना करने के लिए जितना समय चाहिए वो तो लगेगा ना भैया, इसलिए 5 महीने चलता है रिविजन बैच, और एक्सपेक्ट करता हूं इतना आपको भी कराऊंगा, इतना करना ही पड़ेगा यार, आप बोर्ड के लिए कभी प्रिपेयर नहीं होगे, ठीक है? समझ में आ गई इतनी बात? बाबू अब पढ़ाने का तरीका 11th से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है जी? अब मैं बता रहा हूं तरीका क्या है और चलेगा कैसे। बाबू जब हम 12th क्लास में पढ़ते हैं तो हम कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं, और मैं हमेशा बच्चों को एक ही बात समझाता हूं, पेपर में कंसेप्ट लेकर जाना क्वेश्चन नहीं। और बच्चा डबल गलती करता है, दिमाग में क्वेश्चन लेके जाता है, कंसेप्ट नहीं, कि मैंने ये क्वेश्चन ना ऐसे कर रखा था, बस कुछ समझ भी नहीं आएगा, रट लेंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे होना है, इसकी ट्रिक ही है, वो लेके जाएंगे पेपर में। पुत्र कंसेप्ट ले जाते तो कितना अच्छा होता, हर क्वेश्चन वो करने का एक कंसेप्ट है। मैं आपको बता देता हूं, मैंने लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 कंसेप्ट लिखवाए हैं, ठीक है? जैसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कंसेप्ट नंबर 1, उसकी एक स्पेसिफाइड हेडिंग होगी, उसमें हमने बहुत कुछ लिखा होगा, फिर उस पर बेस्ड हम सभी क्वेश्चन करेंगे जो भी हमारी बुक में होगा। कंसेप्ट नंबर 2, उसकी एक स्पेसिफाइड हेडिंग होगी, उसमें बहुत कुछ लिखा होगा, कंसेप्ट से रिलेटेड बातें, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ऐसे कर तीनों बुक्स में मिलाकर टोटल 90 के अप्रॉक्स कंसेप्ट है, 90 to 100 समझ लो मैथ्स, ठीक है जी? अब वो मदद क्या करते हैं हमारी, वो हमारे पेपर में बहुत मदद करते हैं। कभी कभी हाफ ईयरली हम देने जा रहे हैं, विदाउट अ लीव पेपर है, या एक छुट्टी के साथ पेपर है, आपको लगता है प्रैक्टिकली 3 किताब एक दिन में हो सकती हैं? सबको पता होता है, टीचर को भी पता होता है, पर वो लेते हैं ऐसा पेपर, हो नहीं सकती।
सर वहां क्या कर सकते हो, कंसेप्ट पढ़ो और पेपर दो, कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना तो लिखा होगा आपने कंसेप्ट में कि आपको 90% ज्यादा बातें क्लियर होंगी, कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आया? इस कंसेप्ट की अहमियत है ना, आप सिर्फ 10 से 12 दिन में ही जान जाओगे। सिर्फ 10 से 12 दिन में आपको लगेगा यार ये कंसेप्ट इतने पावरफुल है। मैंने भी अपना बहुत टाइम देकर बनाए थे कि ये इतने पावरफुल हैं कि अगर कंसेप्ट कंसेप्ट भी पढ़ने वाला बच्चा हो ना तो बहुत बहुत बढ़िया नंबर ला सकता है। ठीक है जी, बाकी ये बहुत गलत एडवाइस है आपके लिए, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के कभी नहीं जाने, पर हाँ कंसेप्ट मदद तो बहुत करेंगे ये पक्का। समझ में आ रही है सारी बात? ठीक है जी। बाबू बुक 1 मतलब वॉल्यूम 1 हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी, अब हम अकाउंट्स बनाने सीख रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के। सोल प्रोपराइटरशिप खत्म। ठीक है जी, बोल जाओ उसको। ठीक है जी, क्या कुछ चीजें सिमिलर आएंगी? बहुत ज्यादा आएंगी। सर अकाउंट का बेसिक्स बदल सकता है क्या? क्या कोई बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बदल सकता है? पीरियोडिसिटी बदल सकता है? सर कभी नहीं बदलेगा, वो तो सेम ही है। ठीक है जी, एक चैप्टर जिसके ऊपर मैं हमेशा जोर देता था और हमेशा कहता था कि ना 12th क्लास में ना बच्चा परेशान हो जाता है क्योंकि सीबीएसई को ना खुद नहीं पता कि उसको क्या करना चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर होता था 11th क्लास में जो कटवा दिया गया था 2 साल पहले। पिछले साल आपने नहीं पढ़ा, उससे पिछले साल भले बैच ने भी नहीं पढ़ा। मैंने क्या बोला था, 12th में कितना आएगा, लगभग हर क्वेश्चन में उसकी डिस्कशन दिखाई देगा कुछ दिन के बाद आपको। ठीक है जी, करूंगा उसकी चर्चा, करनी भी पड़ेगी। वहां से काट दो जबरदस्ती, 12th क्लास में फिर परेशानी दे दो बच्चे को, काटो तो फिर हर जगह से काट दो। तो वहां से तो उड़ा दिया और यहाँ पर नहीं उड़ा, वो यहाँ पर उसकी चर्चा रहेगी। चलो जी, खैर इतना बड़ा डिस्कशन नहीं है बाबू। बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला चैप्टर इसमें शुरू करेंगे जिसको बोलते हैं लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, सॉरी इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म, या बेटा कुछ लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ठीक है जी, तो बाबू मैं यही चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। अभी लिखने पे जोर मत दो बेटा, मैं लिखने जब बता दूंगा जब लिखना होगा। लो बेटा, बाबू चैप्टर नंबर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं, पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स सीख रहे हैं। बाबू आज का शुरू का आधे घंटे का लेक्चर मेरा थ्योरेटिकल है क्योंकि मुझे कुछ ज्ञान देना है आपको। अगर वो थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं मिलेगा तो प्रैक्टिकल में भी समस्या बनी रहेगी। ठीक है जी, तो पहले मैं थ्योरेटिकल ज्ञान दे दूं। जिन्होंने बेटा मेरे से 11th क्लास में पढ़ी है ये बात बीएसटी में, तो उनको लग रहा होगा मेरा रिवीजन हो रहा है, भैया मुझे सब पता है। ठीक है, शुरू के आधा घंटा। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ी कभी मुझसे, बाबू वो बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। ठीक है जी, वो पार्टनरशिप में ना 2 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, पहले डॉक्यूमेंट का नाम है बेटा पार्टनरशिप डीड, और बेटा दूसरे डॉक्यूमेंट का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप या रजिस्ट्रेशन बोल। ठीक है, पार्टनरशिप में 2 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, वन इज पार्टनरशिप डीड एंड अदर वन इज रजिस्ट्रेशन। बेटा इसमें से एक डॉक्यूमेंट कंपलसरी है और एक टोटली ऑप्शनल है। बहुत कुछ याद आना शुरू होगा। वो एक डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, उसका नाम है पार्टनरशिप डीड, और बेटा दूसरा डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है, वो है रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, अभी तक जितना 11th में पढ़ा है पार्टनरशिप डीड क्या होती है, a written agreement between partners which specify the terms and condition of partnership। यही पढ़ा। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? पार्टनर के बीच में लिखा गया एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, एक रिटर्न एग्रीमेंट जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी शर्तें लिखी गई है। अगर याद हो तो मैं पार्टनरशिप डीड अपनी दिखाता भी था आपको। तो वो इंडिया में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, अभी हमने बोला कि एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनर्स के बीच लिखा हुआ, इसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है। तो वो कहीं ना कहीं अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है तो एक ही तो जगह पर लिखा होगा
वो जगह क्या है बेटा, स्टैम्प पेपर। इंडिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट लिखा जाता है, स्टैम्प पेपर भी लिखा जाता है। तो डीड स्टैम्प पेपर भी लिखी जाती है। क्या क्या लिखी होती होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी पार्टनर्स के बीच की? सर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सब बता सकते हैं। सबसे पहली चीज जो पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती है, सबसे पहली चीज वो है पार्टनरशिप फर्म का नाम। कि पार्टनरशिप फर्म का नाम ही क्या है भाई, पहले तो यही बता दो। दूसरी चीज बाबू, एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तीसरी चीज, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स कौन कौन है, उनके एड्रेसेस क्या है। क्या क्या लिखा रहता है सुन लो, तीन चीजें अभी तक मैंने बोली। पार्टनरशिप फर्म का नाम, पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस, पार्टनर्स के नाम और एड्रेस, तीन। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, PSR। कुछ याद है बाबू? PSR कुछ याद आया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बाबू नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ प्रॉफिट नहीं, इट इज ऑल्सो द लॉस शेयरिंग रेशो। ठीक है ना, लिटरली नहीं पढ़ सकते आप, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन निकालो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट इटसेल्फ इंक्लूड द लॉसेस। अगर लॉस हुआ तो भी इसी रेशो में बटेगा। ये भी कहां लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड में। चार बातें समझे? और क्या लिखा होता है? अब तो यार हैंड ओवर कर लो, एक एक तो बता दो। मैं तो बहुत मुद्दे बताए हुए हैं आपको याद। एग्जैक्टली, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, drawings made by each partner, interest on capital, interest on drawings, salary to the partner, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, dissolution of partnership firm। बाबू ये सब लिखा होता है, ऑडिटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म सब लिखा होता है। मैं नहीं कह रहा कि आपको रटना है, फिर भी जानो, थोड़ा तो जानो भैया। अगर किसी, मान लो एक पार्टनरशिप डीड लिखी गई है ए बी और सी के बीच, और मान लो PSR डिसाइडेड है 2-1-1, ठीक है। प्रॉफिट बटेगा तो इसी रेशो में बटेगा, लॉस बटेगा तो इसी रेशो में बटेगा। सी कहता है मेरे को रिटायर होना है। सर इसकी रिटायरमेंट कैसे होगी? बाबू यही है आपके लिए पार्टनरशिप डीड, सब कुछ इसमें पढ़ो, कहीं ना कहीं लिखा होगा। अच्छा अगर डी कहे मेरे को एडमिट कर लो अपनी पार्टनरशिप फर्म में, तो भी बेटा यही लिखा होगा। अगर इन तीनों में से किसी की डेथ हो जाए तो क्या होगा बेटा, वो भी यही लिखा होगा। अगर पार्टनरशिप फर्म बंद कर दी हो, जिसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो भी यही लिखा होगा। कैसे होगा? अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो भी यही लिखा होगा बेटा। कैसे बेटा डिस्प्यूट रिजॉल्व होंगे? पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा बेटा, वो भी यही लिखा होगा। बहुत मुद्दे जो यहाँ लिखे होंगे, ठीक है। इवन अगर मैं और आगे बढ़ जाऊं तो ये भी लिखा होता है बैंक अकाउंट किस पार्टनर के साइन से ऑपरेट होगा, या सभी के साइन से ऑपरेट होगा। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर ए ने साइन कर दिया तो बैंक अकाउंट चल जाएगा, तो ए के अकाउंट से चलता रहेगा, बी और सी के साइन की कभी जरूरत नहीं है। बहुत कुछ लिखा होता है। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या बेटा अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं बना तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगी? नहीं बेटा, नहीं माना जाएगा कि पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में। जितना मैं अभी बता रहा हूँ ये सिर्फ 11th की नॉलेज है, अभी तक मैंने 12th का कुछ भी ऐड नहीं किया। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। एक डॉक्यूमेंट टोटली ऑप्शनल है, इस डॉक्यूमेंट का नाम है रजिस्ट्रेशन। ये डॉक्यूमेंट नंबर्स करिए, ये डॉक्यूमेंट है ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेटा रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का कराना चाहो तो करा लो, नहीं कराना चाहो तो नहीं कराओ, ऑप्शनल है। लेकिन अगर नहीं कराओगे तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो जाते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? वो तीन हैं अगर याद हो तो। मान लो ABC की पार्टनरशिप है, ठीक है। ए और बी की लड़ाई होगी सी के साथ, यानी कि मैं बोल सकता हूं पार्टनरशिप फर्म की लड़ाई हो गई किसी पार्टनर के साथ, एंड पार्टनरशिप फर्म वांट्स टू फाइल अ सूट ऑन द पार्टनर। नहीं कर सकते। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो ए और बी सी के ऊपर केस नहीं कर सकते। अच्छा अगर सी ए और बी के ऊपर केस करना चाहे, मतलब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस करना चाहे, वो भी नहीं कर सकता। और अगर मैं बोलूं ये पार्टनरशिप फर्म है ABC की, इनकी लड़ाई होगी किसी सप्लायर के साथ जिससे इनका सामान आता था पैसे को लेकर, वो डी है पर्सन, उससे लड़ाई होगी, ये मुकदमा करना चाहते हैं डी के ऊपर, वो भी नहीं कर सकते।
यानी कि पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकती, और पार्टनरशिप फर्म आउटसाइडर पे भी केस नहीं कर सकती। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होते हैं। चौथे के बारे में बात याद आ गई होगी। बाबू मैं हमेशा पूछता हूं, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है और डी सप्लायर से आपकी लड़ाई होगी, क्या डी आपके ऊपर मुकदमा कर सकता है? वो हमेशा कर सकता है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर यू आर रजिस्टर्ड और नॉट। देखो आप खुद समझो लॉ कैसे बना हुआ है। अगर ये लिखा होता, बच्चा ना फ्लो में बह जाता है। जब मैं कहता हूं पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर पे केस नहीं कर सकती, पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म पे केस नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फॉर्म आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकती, बच्चा चौथा अपने आप बना लेता है, आउटसाइडर पार्टनरशिप फॉर्म पे केस नहीं कर सकता। बेटे फ्लो में मत हो, चौथी कोई बात है ही नहीं। अगर बात ऐसे लिखी होती तो आप समझो क्या परेशानी आती। एबीसी कभी अपनी फर्म रजिस्टर्ड कराते ही नहीं, दुनिया का कोई एबीसी ना कराता। क्यों ना कराता? वो हर सप्लायर को धोखा देते, उसे कहते तू मुकदमा करके दिखा, तू कर ही नहीं सकता, हम तो अनरजिस्टर्ड है। तो बेटा लॉ इस तरीके से है कि आउटसाइडर आपके ऊपर हमेशा केस कर सकता है वेदर यू आर रजिस्टर्ड और नॉट। परेशानियां सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए है, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते तो। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक? पढ़ाऊंगा आपको आगे, बिल्कुल क्लियर है। छोटी सी थ्योरी, आगे बढ़ जाए। बाबू इस पे मैं टाइम ज्यादा खर्चना नहीं चाहता, ये सिर्फ एक छोटे से बेस का हिस्सा है। मुझे जाना प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ ही है बहुत तेजी से। ठीक है जी, कल आप बहुत सारा प्रैक्टिकल पोर्शन कर रहे होंगे, देखना। ठीक है, मुझे वहीं पहुंचना है। बाबू कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाए आगे। बेटा अब मैं बताने जा रहा हूं पार्टनरशिप की डेफिनेशन, फिर एक छोटी सी बात और सीधा प्रैक्टिकल पर शिफ्ट। बाबू पार्टनरशिप को ना डिफाइन किया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है, सबने सुना है ये कानून का नाम 11th क्लास में। अगर आप पास हुए हो छोले देकर तो शायद हो सकता है ना सुनो। ठीक है जी, पढ़कर पास हुए तो पक्का सुना होगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसने डिफाइन करा कि पार्टनरशिप मेरे हिसाब से क्या है, इसने बताया कि पार्टनरशिप क्या है। तो ये हमारी जनरल सेंस से ना काफी हद तक मिलती है। अगर मैं मन में सोचूं पार्टनरशिप क्या होती है, मैंने बहुत लोगों की देखी, तो जो मेरी जनरल सेंस बोलती है काफी हद तक ये भी बात वो बोलती है। पर कुछ बातें ऐसी है जो मेरी जनरल सेंस नहीं बोलती, लेकिन ये बोलती है। ठीक है जी, मुझे उसको ही क्लैरिफाई करना है। ठीक है जी, वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन सबने पढ़ी होगी शायद। और सुनो बेटा, डेफिनेशन तो ये 3 लाइन से मिलकर बनी है, पर शुरू के 2 लाइनें मैं अलग पढ़ाऊंगा और आखिरी की लाइन अलग। ऐसे ही पढ़ा मुझसे 11th में भी जिन्होंने पढ़ा। बाबू शुरू की 2 लाइनें हमारी जनरल सेंस हैं और आखिरी की ये हमारी जनरल सेंस कभी नहीं सोचती। सुनना जरा बहुत आराम से। बाबू शुरू की 2 लाइनें क्या कहती हैं? कहती है इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। कहता पार्टनरशिप क्या भैया, कुछ नहीं, लोगों के बीच की ऐसी रिलेशन जहां वो अपना प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाएं। अच्छा हमारी जनरल सेंस क्या कहती है? अगर हमने किसी पार्टनरशिप फॉर्म को देखा, भाई हम उसे कहते हैं पार्टनरशिप जहां पर प्रॉफिट बट रहा, तो यही तो वो बोल रहा है, जनरल सेंस में यही बोल रही है, ये भी यही बोल रहा है। कहता है लोगों के बीच की ऐसी रिलेशन जहां बेटा वो अपना प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाए, वो पार्टनरशिप है। बट काम की बात, सर लॉ ने डेफिनेशन दी है, आप इसको सिर्फ लिटरली मत पढ़ देना, सिर्फ प्रॉफिट बांटने को तैयार ना हो जाए।
लॉस भी बढ़ेगा। पार्टनरशिप वही चीज है, या लॉस भी बढ़ता है या प्रॉफिट भी बढ़ता है। समझ में आ रही बात? जनरल सेंस, अभी तक जनरल सेंस। अब टिपिकल बात, आराम से सुनना, ठीक है जी। बाबू लास्ट लाइन टिपिकल है। लास्ट लाइन को अगर इतना बड़ा बोलने की इच्छा ना हो तो आप इसके लिए दो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, याद है वो दो वर्ड? म्यूचुअल एजेंसी। अगर हम इतना बड़ा ना बोलना चाहें तो आप इसको बोल सकते हो म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है जी। बाबू कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसकी जगह पर म्यूचुअल एजेंसी भी बोल सकते हो। अब सुनना इसका क्या मतलब है, पूरा एनालिसिस काम का। बाबू हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का प्रिंसिपल भी है और हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का एजेंट भी है। प्रिंसिपल भी है मतलब मालिक भी है। हर पार्टनर, एबीसी ने पार्टनरशिप में बनाई, एबीसी तीनों मालिक भी हैं और एबीसी तीनों नौकर भी हैं। हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का प्रिंसिपल भी है, हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का एजेंट भी है। ये बात समझ में आती है? कहता है लॉ, देखो लॉ क्या कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, कहता है कैरिड ऑन बाय ऑल, कहते सब मिलकर फॉर्म चला लो। कैरिड ऑन बाय ऑल, सब मिलकर फॉर्म चला सकते हो। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब अब सुनना आराम से। बाबू एक ना प्रॉपर्टी परचेस करने की ना इच्छा है एबीसी की। एक प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि मैं आपको एक प्रॉपर्टी दिखाता हूं, दिल्ली में कल चलना मेरे साथ और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना अगर आपको पसंद आए तो। एबीसी ने कहा ठीक है जी। बाबू सुबह कार भर के गए, तीन जन एबीसी और वो प्रॉपर्टी डीलर, इन्होंने प्रॉपर्टी दिखाई, तीनों ने देखी, तीनों को पसंद आई, तीनों ने क्या करा, साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट पे। ये पता क्या हुआ, ये कैरिड ऑन बाय ऑल हुआ, सबने मिलकर फॉर्म चलाए। दिख रहा है आपको, सबने मिलकर फॉर्म चलाए। लेकिन मैं बोलूं अगले दिन सुबह बी और सी ने जाने से मना कर दिया, कोई इमरजेंसी है उनके साथ, उन्होंने कहा हम नहीं जा सकते, जाओ आप ए को ले जाओ। ए चला गया प्रॉपर्टी डीलर के साथ, उसने प्रॉपर्टी देखी, उसको अच्छी लगी, उसने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया कि हमारी पार्टनरशिप फर्म ये प्रॉपर्टी खरीद लेगी, ये डाउन पेमेंट है मैं दे रहा हूं। मुझे एक बात बताना बड़ा सोच समझ के, आपको क्या लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ए के ऊपर लगता है या पूरी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर? पूरी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लॉ ने क्या कहा, कहता है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम। एक सिंगल पार्टनर अपने एक्ट से पूरी पार्टनरशिप फर्म बाइंड कर देता है बेटा। लॉ कह रहा है एनी वन ऑफ देम है एक्टिंग फॉर ऑल, एक भी सबके बिहाफ पर एक्ट कर सकता है। समझ आ रही है बेटा बात? यानी कि एक सिंगल पार्टनर ने अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, वो पूरी पार्टनरशिप के ऊपर बाइंडिंग है, भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते आप इस बात से। ये हमारी जनरल सेंस कभी नहीं बोलती, ये तो लॉ ने कहा। क्लियर हो इस बात को लेकर? पक्का से आगे बढ़ जाए। अब थ्योरी का एक आखिरी हिस्सा और फिर मैं प्रैक्टिकल पर जा रहा हूं। बाबू आपने ना 11th क्लास में पार्टनर्स के टाइप पढ़े थे 6, कुछ याद हो? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, वो याद होगा, पार्टनरशिप एज टॉपर और होल्डिंग। मुझे सब में नहीं जाना, मुझे सिर्फ 2 पार्टनर की चर्चा करनी है, ठीक है जी। और उसके बाद मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन चैप्टर 1 का खत्म, मैं सीधा प्रैक्टिकल पे शिफ्ट कर। बाबू पहले टाइप का पार्टनर सबको याद होगा, एक्टिव पार्टनर, और दूसरे टाइप का पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर, ये इसका बड़ा प्यारा नाम था डोरमेंट पार्टनर, ठीक है जी। यहां से मैं जैसे ही बात खत्म करूंगा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं आपकी समझ कितनी है, ठीक है जी। आराम से सुन लेना जिन्होंने सुना भी बात। तो बेसिक डिफरेंस एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में क्या होता है ये बताना मुझे। देखो वो चाहे एक्टिव पार्टनर हो चाहे स्लीपिंग, दोनों पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। दोनों की ही लायबिलिटी अनलिमिटेड भी होती है,
ठीक है, दोनों ही बेटा प्रॉफिट लॉसेस में हिस्सा डालते हैं, अगर लॉस हुआ तो डालेंगे और प्रॉफिट तो लेके भी जाएंगे। तो बाबू कैपिटल दोनों ने कंट्रीब्यूट करी, दोनों की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, और दोनों बेटा प्रॉफिट हो या लॉस बाबू उसमें भी कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर फर्क किस बात का है बेटा? फर्क है मैनेजमेंट का। बाबू ही एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट, इसलिए इसका नाम एक्टिव पार्टनर है। और बेटा ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए स्लीपिंग है। मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको हमेशा इस बात को समझाने के लिए, वो सुन लो दोबारा। बाबू ए बी और सी तीन लोग पार्टनर है, ये तीनों ने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, तीनों ने डिसाइड करा कि हम एक स्कूल मिलकर खड़ा कर रहे हैं। तीनों ने आर्किटेक्ट के पास गए और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का एक एस्टीमेट लिया, और आर्किटेक्ट ने इनको एस्टीमेट दिया जी 4.5 करोड़ लगेंगे, ये आपका बहुत बढ़िया स्कूल तैयार हो जाएगा जैसा आप सोच रहे हो जाएगा जी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में टाइम कितना लगेगा ना? 2 साल लगेंगे जी। ये ठीक है जी। इन तीनों ने अपने सारा तामझाम प्रॉपर्टी जो इकट्ठे करी थी सब बेच के 1.5 करोड़ रुपए जुटाए, और 4.5 करोड़ रुपए इकट्ठे करे और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में 2 साल का टाइम पीरियड था, और मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हर 6 महीने के बाद एक ठीक ठाक हाइक ले रहा था। 1.5 साल के बाद इनका सारा पैसा खत्म हो गया, और स्कूल की बिल्डिंग अभी भी प्रोग्रेस में बनकर रेडी नहीं हुई। आर्किटेक्ट का एस्टीमेट थोड़ा सा गलत हुआ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती चली गई। अब ये परेशान है, बिल्डिंग अधूरी है, काम नहीं चल सकता, 1.5 साल का समय भी जा चुका है। अब आर्किटेक्ट ने अंदाजा दिया कि 1.5 करोड़ और ले आओ तो ये बिल्डिंग पूरी हो जाएगी। अब एबीसी ने सोचा कि यार एक 1.5 करोड़ का पार्टनर बना लेते हैं, क्योंकि हमारे तो पैसे खत्म हो चुके हैं, हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं पूरे। इन्होंने एक पार्टनर ढूंढा, डी। इन्होंने उसको राजी करने की कोशिश करी कि 1.5 करोड़ आप भी दे दो, हमारे पार्टनर बन जाओ। डी ने कहा कि पैसे ले जाओ, पैसे की कोई समस्या नहीं है, पैसे बहुत है मेरे पास, पर मैं समय 1 मिनट नहीं दे सकता। मेरी एक दुकान है रायवाला में, बहुत ठीक ठाक चलती है, मैं क्यों उठ के आऊं और स्कूल को समय दूं जब मेरी दुकान ही बहुत बढ़िया चलती है? मेरे पास समय ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है 1 मिनट की, पैसे बहुत है। एबीसी ने आपस में बहुत विचार किया, फिर सोचा कि चलो डी आप पार्टनर बन जाओ, आप मत आना इसमें, बस पैसे ही दे दो। और डी ने क्या किया? अल्टीमेटली इनको पैसा दिया। डी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है जी, कर रहा है। क्या प्रॉफिट लॉस में हिस्सा है उसका? जी बिल्कुल है। क्या उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है? जी बिल्कुल है। लेकिन डी यहां पर स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग क्यों है? क्योंकि ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। क्या मैनेजमेंट इसका है? मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? एबीसी। हियर एबीसी आर द एक्टिव पार्टनर्स, और डी क्या है? स्लीपिंग पार्टनर। क्या ये बात समझ में आई सबको? और मैं हमेशा बोलता हूं जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ एग्जांपल नहीं है, ये सहारनपुर शहर की बहुत सारे स्कूल की रियलिटी है। मैं हर स्कूल में बता सकता हूँ आपको स्लीपिंग पार्टनर है, हर स्कूल में, ठीक है ना। लेकिन फिर वो है ना, मैं क्यों कॉन्फिडेंशियल बातें लीक करूं? जिसकी है वो है, ठीक है, हमारे तक आ जाती है क्योंकि हमारा काम ही यही है भाई। सीए और क्या करेगा भैया, ऑडिट के टाइम पे सब पता होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं हम आपको आगे। सब थियोरेटिकल पोर्शन मेरी तरफ से खत्म, मैं प्रैक्टिकल पे शिफ्ट कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अब सुनना जरा आराम से क्वेश्चन, और मुझे आप सबसे उम्मीद करता हूं आंसर दोगे अगर ढंग से सुनी होगी बात। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों टाइप्स ऑफ पार्टनर में से आपको क्या लगता है, अगर पार्टनरशिप फर्म को सैलरी पे करनी हुई तो एक्टिव पार्टनर्स को करनी चाहिए, या स्लीपिंग पार्टनर्स को करनी चाहिए, या दोनों को करनी चाहिए? पार्टनरशिप फर्म क्योंकि आप उसके लिए काम कर रहे हो, वो सैलरी देना चाहती है आपको, एक्टिव पार्टनर को दे, स्लीपिंग पार्टनर को दे, या दोनों को दे? भाई यार दोबारा बताओ, क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आ गया? तीन ही ऑप्शन है, एक्टिव पार्टनर ए, स्लीपिंग पार्टनर बी, एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर सी, एक्टिव एंड स्लीपिंग पार्टनर सी। ठीक है जी, ऑप्शन ए के साथ कौन कौन है हैंड रेज कर? 6। बी के साथ कौन कौन है हैंड रेज कर लें, या मैं अकेला हूं इसके साथ?
मेरे को अकेला ही छोड़ देते तुम हमेशा। सी ऑप्शन के साथ जो है वो हैंड रेस करते हैं, मतलब बच्चे में सारे सी के साथ है। कुछ भाई कहाँ हो सी। अच्छा, स्लीपिंग पार्टनर को सैलरी क्यों मिलनी चाहिए? बहना, मैंने प्रॉफिट लॉस की तो बात ही नहीं करी। क्या वो सच में काम कर रहा है पार्टनरशिप फर्म के लिए? सैलरी किसको मिलती है? आप एक बात बताओ, क्या वो काम कर रहा है? तो करेंगे। सैलरी कौन डिजर्व करता है? अच्छा, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, एक आदमी क्या मैं तो आता नहीं, आप उसे कहो नहीं नहीं मैं तेरे घर आके सैलरी दूंगा, सेम बात पार्टनरशिप फॉर्म पे। एक आदमी तुम्हारे धंधे में आके ही नहीं देख रहा, वो सैलरी तो डिजर्व नहीं करता। मैंने प्रॉफिट लॉस की तो बात ही नहीं करी। सैलरी सिर्फ वर्किंग पार्टनर डिजर्व करते हैं, ध्यान रखना पुत्र, यानी कि सिर्फ एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का सैलरी से कोई लेना देना नहीं है। समझ आई ये बात सबको? मैंने हिंट दे दिया था, वैसे हिंदी में बोल दिया था मैंने, लगभग लगभग पूरी तरीके से। पता नहीं तुमने हिंट ही नहीं पकड़ी। समझ आई बात? क्लियर है बेटा बात? अब सुनो, देखो हर चीज की ना अलग अलग वजह होती है। मैं मान्य क्लियर कर देता हूं। देख, टोटल पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को तीन चीजें पे करती है, मैं ही तब देखना, और ये बात ना सबको बहुत बड़ा हिंट दे देगी। टोटल पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को तीन चीजें पे करती है। आप क्योंकि बिजनेस चलाने का रिस्क ले रहे हो पार्टनर्स, तो या तो मिलेगा प्रॉफिट या तो मिलेगा लॉस। ठीक है? आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए, तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपकी कैपिटल पे। आप क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए काम करते हो, इसलिए मिलेगी सैलरी। क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर काम नहीं करता तो उसको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। समझ आई बात? ठीक है? हर चीज का लॉजिक अलग है। देख, मिलेगा प्रॉफिट लॉस भी, मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, मिलेगी सैलरी भी, पर तीनों का लॉजिक बिल्कुल अलग है। क्लियर हो इस बात को लेकर? पक्का से? चलो आओ सामने देखो, बस 5 मिनट की एक चर्चा और करें। ठीक है जी? लग रहा होगा पहले दिन कहां फंस गए भैया, बहुत सिलेबस है, इसे पढ़ाना तो पड़ेगा ही। लो बाबू, 11th क्लास में जब छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे, तो आखिरी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। ठीक है ना जी? जिसमें बनाते थे 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट, जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। वो 2 अकाउंट के नाम तो याद करा, तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हे भगवान, भाई पढ़ के आए हो ना? ये छोले छोले देखे आगे कुछ याद ही होते भी नहीं है। फिर याद है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे एक स्टेटमेंट लिखता था मैं इसके, याद कराना स्टेटमेंट। फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल एंडिंग ऑन नेक्स्ट 31st ऑफ मार्च, ऐसे लिखता था ना? यही तो लिखता था। तो मैंने लिखा था फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल। मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर 23 है, तो ये एंड होगा 31st ऑफ मार्च। ठीक है? ये तो 2 बनाता था अकाउंट्स। बाबू एक स्टेटमेंट बनाता था जिसका नाम है बैलेंस शीट। अब सर देखो, कुछ बातें मेरे को क्लियर करनी है एक बार दोबारा से। बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखता था? एज एट, ये लिखता था ना बेटा, एज एट फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। अब जो बच्चे इस बातों को नहीं समझते या जिन्होंने कभी नहीं सुनी या 11th में नहीं देखा, अब सुन बाबू, इस एज एट 31st ऑफ मार्च 2024 का मतलब भी समझ लो, और इस फॉर द पीरियड का भी मतलब समझ लो। इसका फॉर्मेट याद है आपको? मैं लिखूंगा नहीं, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, इधर लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ये लिखते थे। हैं जी? अच्छा, किसने भेज दिया बाबू आपको 12th में? पहले लाइबिलिटी आती है बेटा, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ठीक है बाबू? आधे बच्चे बन में सो रहे, शुक्र है हमारे इतने भी बुरे हाल नहीं है, कुछ तो आता ही है। सुनना चाहिए बेटा, इस एज एट का मतलब, और यहां पर लिखा फॉर द पीरियड का एक मतलब होता था, जो मैं हमेशा बताने की कोशिश करता था आपको। दोबारा से सुन लो जिसने नहीं सुना। सर इस एज एट का मतलब क्या है? इस एज एट का मतलब है कि 31 मार्च 24 के दिन मेरी एसेट्स की पोजीशन ये है। अगर मैंने लिखा है ना बैंक बैलेंस 1,80,000, तो इसका मतलब क्या है? 31 मार्च 2024 को बैंक में 1,80,000 पड़े।
मुझे डेटर से 90,000 रुपए लेने 31 मार्च के दिन, क्रेडिटर मेरे 31 मार्च के दिन इतने रुपए, कैपिटल मेरी 31 मार्च के दिन इतने रुपए। ठीक है, जब मैंने यहां पर लिखा फॉर द पीरियड दिस एंड दैट, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर मैंने यहां लिखा ना टू परचेजेस 8 लाख रुपए, तो इसका मतलब है इस 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक मैंने 8 लाख रुपए की परचेज करी। अगर मैंने लिखा ना सेल्स 15 लाख रुपए, तो बेटा 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक 15 लाख रुपए के बेचा सब। यही मतलब होता है ना इस बात का। क्लियर है? तो बैलेंस शीट को मैं स्टेटमेंट क्यों बोलता हूं, ऐसे क्यों नहीं बोलता बैलेंस शीट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट? कितना अच्छा लग रहा है, राइमिंग हो गई। ऐसे क्यों नहीं बोलता बाबू? क्योंकि इसमें अकाउंट वाला गुण नहीं है, इसलिए इसको अकाउंट नहीं बोल सकते। अब ये अकाउंट वाला गुण क्या होता है बेटा? कोई भी जिस भी चीज के आगे मैंने लिखा होगा ना अकाउंट, उसमें एक गुण ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्या गुण है वो बाबू? उसकी लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, हमेशा है फिक्स। अगर मैंने बोला ना ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट ही होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट ही होगी। अगर मैंने बोला ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? डेबिट ही होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट ही होगी। समझ आ रही है बात? तो बैलेंस शीट में बेटा मैंने अकाउंट तो नहीं बोला, इसमें अकाउंट वाला गुण भी नहीं है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट नहीं होती, राइट हैंड साइड क्रेडिट भी नहीं होती। सुन लो, अगर होते ही तो लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी है, पर बाबू मैं हमेशा बोलता हूं मन में रखना है बात, लिखनी कहीं नहीं है, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं, हमेशा। कोई लाइबिलिटी ऐसी नहीं है जो डेबिट होती है, और एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, कोई एसेट ऐसी नहीं है जो क्रेडिट होती है। तो बाबू यहां तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, यहां लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट है, यहां राइट हैंड साइड क्रेडिट है, यहां डेबिट है। क्योंकि अकाउंट वाला गुण नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट कभी अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है? अब सुन, एक आखिरी बात काम की और मैं वाइंड अप करूं। बाबू पार्टनरशिप फॉर्म में क्या ये हमारे से दोबारा बनवाए जाएंगे? अब खुद समझो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या था, कुछ याद आया होगा? समराइजेशन ऑफ अकाउंट, समरी देना अकाउंट की। किसी कोई बहुत बड़ी फर्म होगी, आप उससे क्या कहोगे, ये बता दो जर्नल एंट्री क्या क्या कर रहे हो। वो इतना इतना ही बड़ा हॉल भर के बुक्स दिखा देंगे आपको, जी ये सारी जर्नल एंट्री है, एक दिन में हमारे 10 रजिस्टर बनते हैं। कुछ बता पाओगे क्या हो रहा है? कभी नहीं बता पाओगे सर। तो हमें समरी चाहिए ना, कि फर्म धंधा बना भी रही है कि कुछ नहीं बना रही, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, कुछ एसेट्स भी हैं नहीं है। हम समरी इसलिए तो करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए तो बनाते थे भाई। अब पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बनाएंगे, क्या शुरू से शुरू होंगे हम, या फिर समरी तक जाना है? मुद्दा ये है सर, सुनो मैं बात बोलूंगा, बस वाइंड अप कर रहे हैं, शुरुआत नहीं हो पाएगा कुछ। बेटा अगर देखो तो रियलिटी में यहां पर 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनती है। पार्टनरशिप फर्म में 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनती है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, इसके बाद एक और अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद है बेटा बैलेंस शीट। लेकिन सहूलियत सहूलियत अभी तो कुछ मैंने तो बताया नहीं। तो ऐसा कहना है बहुत सारे टीचर का, इवन सीबीएसई का, कि हम बच्चों को इस पर जज कर चुके हैं 11th क्लास में। चाहे पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का बनेगा, तो ये हम दोबारा नहीं पूछेंगे। तो जान बची, और जान बची तो लाखों पाए। तो पूछेंगे क्या? पूछेंगे तीसरा अकाउंट जो कभी नहीं पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कभी 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 किसी किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट, ये पूछेंगे आपसे। समझ में आ रहा है कि कुछ तो जान छुट गई है भैया, ट्रेडिंग दोबारा नहीं बनाना, P&L दोबारा नहीं बनाना, जैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में था वैसा ही पार्टनरशिप फर्म में होगा। एक भी क्वेश्चन इस पर बेस नहीं करेंगे, पर कुछ कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए, कुछ कुछ, इसके बिना चैप्टर नहीं चलेगा।
वो कुछ कुछ क्या है कल बताएंगे। ठीक है जी, रखेंगे आज के लिए इतना ही कार्य बच्चों। बाय।